वैश्विक परिवर्तन की एक ऐसी लहर आई जिसमें हर कोई उसी जानवर में बदलने लगा जिसे उसने आखिरी बार खाया था। किसी ने एक कटोरी बीफ खाए तो वह असीम युद्ध क्षमता वाले प्राचीन ब्लैक ड्रैगन काले ड्रैगन में बदल गया। किसी ने फ्राइड चिकन लेग खाया तो वह आग से पुनर्जन्म वाले अमर फिनिक्स पक्षी के रूप में रूपांतरित हो गया। जबकि अपने पिछले जन्म में मैंने यूं ही लापरवाही में हुआंग मैन चिकन राइस, एक प्रकार का चिकन चावल, खा लिया था, जिससे मुझमें बिना किसी युद्ध क्षमता के सिर्फ गाने, नाचने और रैप करने की कला ही जागृत हो पाई। खूंखार जानवरों से भरे और ताकतवरों द्वारा कमजोरों को खा जाने वाले इस प्रलयकारी संसार में मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। अब मैं इस तबाही की पूर्व संध्या पर दोबारा जीवित पुनर्जन्म होकर वापस आ गया हूँ और मुझे इस सर्वनाश के पीछे की सारी सच्चाई पहले से ही पता है। मैं हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ और बेहद सटीक योजना बना रहा हूँ। मैंने कसम खाई है कि मैं इस परिवर्तित दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। सबसे पहले मैंने जिस लक्ष्य को चुना वह है उल्लू। इसके पास जन्मजात रूप से बेहतरीन नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता और सुनने की तीव्र क्षमता होती है, जो दुनिया के अधिकांश जीवों से कहीं बेहतर है। अगर मुझे उल्लू की यह क्षमता मिल जाए तो मैं रात के खतरों से पूरी तरह बेफिक्र हो जाऊंगा और इस जानलेवा काली रात के साम्राज्य में एक ऐसा अजेय योद्धा बन जाऊंगा जिसे कोई हिला भी न सके। दूसरा सबसे जरूरी विकल्प है अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल। इसके शरीर से 800 वोल्ट से भी ज्यादा का हाई वोल्टेज करंट निकल सकता है। पिछले जन्म में मैंने देखा था कि कैसे इस ईल की शक्ति पाने वाले एक योद्धा ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और किसी में भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं थी। मन पक्का करने के बाद मैंने तुरंत इंटरनेट पर बेहद मजबूत और असाधारण शारीरिक क्षमता वाले जीवों की तलाश शुरू कर दी। तभी एक छोटी सी दिखने वाली ऑनन चींटी मॉस ने मेरा ध्यान खींचा। एक सामान्य चींटी अपने वजन से 400 गुना भारी वजन उठा सकती है और इस बुलेट एंट तो चींटी प्रजाति की सबसे खूंखार और शीर्ष शिकारी है, जिसका नाम दुनिया के टॉप 10 सबसे जहरीले जीवों की सूची में आता है। उल्लू मुझे रात में देखने और सुनने की बेहतरीन समझ देगा। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मुझे हाई वोल्टेज बिजली को नियंत्रित करने की शक्तिशाली क्षमता देगी और बुलेट एंट से मुझे चींटियों जैसी अकल्पनीय ताकत, मजबूत जबड़ा और जानलेवा डंक का जहर मिलेगा। अब मेरे पास युद्ध क्षमता, संवेदनशीलता और जहरीला वार सब कुछ था, लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे मुख्य चीज यानी रक्षात्मक डिफेंस क्षमता में उसकी कमी थी। इस क्रूर दुनिया में अगर आपकी रक्षात्मक क्षमता कमजोर है तो आपकी मारक क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, देर सबेर आप दूसरे शिकारियों या म्यूटेंट परिवर्तित खूंखार जानवरों का निवाला बन ही जाएंगे। क्योंकि मुझे यह नया जीवन मिला है, इसलिए मैं खुद को एक ऐसा 6 डायमेंशनल हर तरफ से परफेक्ट योद्धा बनाना चाहता हूँ जिसकी कोई कमजोरी न हो। जब रक्षा की बात आई तो मैं सोचने लगा कि कछुआ बेहतर रहेगा या मगरमच्छ छपाइया। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तबाही से ठीक पहले जिसने मगरमच्छ का मांस खाया था, परिवर्तन के बाद उसका पूरा शरीर मगरमच्छ के सख्त स्केल्स शल्कों से ढक गया था। उसकी शारीरिक ताकत, जबड़े की पकड़ और शारीरिक सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। वहीं कुछ नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में आर्मडिलो पॉज की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि इसका बाहरी आवरण किसी प्राकृतिक कवच की तरह मजबूत होता है जो सामान्य गोलियों को भी आसानी से बाउंस मोड़ कर सकता है। लेकिन आर्मडिलो एक राष्ट्रीय लुप्तप्राय एंडेंजर्ड संरक्षित जीव है जिसे कानूनी रूप से पाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इस विकल्प को छोड़ दिया। सोच विचार के बीच अचानक मुझे वाटर बियर टार्डिग्रेड का ख्याल आया, जिसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से अमर मानी जाती है। अगर मैं तबाही आने से पहले पर्याप्त मात्रा में वाटर बियर खा लूं तो मुझे इसकी अमरता का गुण मिल जाएगा। इस जीव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सूरज नष्ट नहीं होगा यह तब तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक कम तापमान और भारी दबाव जैसी चरम स्थितियों को भी झेल सकता है। यहाँ तक कि इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए या परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन के बीच रख दिया जाए, तब भी जब तक यह परमाणु विस्फोट के ठीक केंद्र में न हो इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर बियर पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। गीली मिट्टी और काई की परतों में यह आसानी से मिल जाते हैं। यह सबसे आसानी से मिलने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई। जो वाटर बियर अंतरिक्ष में भी नहीं मर सकता, उसे खाने योग्य बनाने के लिए कैसे मारा जाए। मैंने तुरंत इंटरनेट पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां खंगालनी शुरू कर दी और आखिरकार मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया। वाटर बियर का शरीर पारदर्शी होता है। जब स्थितियां बहुत खराब होती हैं तो यह खुद को डिहाइड्रेट, सूखा कर लेता है और एक छोटे ड्रम की तरह सिकुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 150 डिग्री के उच्च तापमान और 200 डिग्री के कम तापमान में भी रखकर देखा था, लेकिन सामान्य तापमान में आते ही यह फिर से जीवित हो गया। यहाँ तक कि परमाणु बम के स्तर का रेडिएशन और मारियाना ट्रेंच से 6 गुना ज्यादा पानी का दबाव भी इसे नहीं मार सका। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, अल्ट्रावायलेट यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट। अगर इस पर 15 मिनट तक यूवी लाइट डाली जाए तो यह पूरी तरह मर जाता है और 24 घंटों के भीतर इसकी बची हुई सक्रियता भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा तेज भाप और सीधी आग की लपटें भी इसे नष्ट कर सकती हैं। सारी मुख्य जानकारियां हासिल करने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। प्रलय आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने खास भोजन की व्यवस्था करनी थी। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक माइक्रोस्कोप, मशीन और यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट का ऑर्डर दिया। यूवी लाइट से वाटर बियर को मारना सबसे सुरक्षित था, क्योंकि इससे उस बेहद सूक्ष्म जीव के खोने का डर नहीं रहता। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूँ उसके बाहरी हिस्से में खेत और पहाड़ी जंगल है, जहाँ हर तरफ काई मॉस उगी हुई है। वाटर बियर के मिलने का यह सबसे मुफीद ठिकाना था। मैं तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गया और काई तथा लाइकेन को भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया ताकि घर जाकर उनमें से वाटर बियर अलग कर सकूं। तभी रास्ते में मुझे घास के बीच से रेंगता हुआ एक लगभग 10-15 सेंटीमीटर लंबा सैलमेंडर न्यूट दिखाई दिया। मुझे अचानक याद आया कि इस जीव के पास गजब की रीजेनरेशन, पुनर्जनन क्षमता होती है। यह अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर नेटिजन्स से इसकी पुष्टि की और जब मुझे पक्का जवाब मिल गया कि सैलमेंडर असीमित बार अपने अंगों को दोबारा उगा सकता है और इसकी जीवन
जीवन शक्ति बेहद कमाल की होती है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाटर बियर की अमृता और सैलमेंडर की अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता, अगर ये दोनों अद्भुत शक्तियां एक साथ मिल गईं तो इस सर्वनाश की दुनिया में मुझे हरा पाना नामुमकिन होगा। मैंने सैलमेंडर को लाकर घर में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शहर के बाजार की तरफ भागा। वहां से मैंने यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट खरीदी और साथ ही कुछ बेहद लचीले हाई इलास्टिक कपड़े भी लिए, ताकि भविष्य में जब मेरा शरीर परिवर्तन के कारण अचानक विशाल रूप ले तो कपड़े फट न जाए। इसी के साथ मैंने सोशल मीडिया पर कई जानवरों और कीड़ों का पालन करने वाले ब्लॉगर्स को मैसेज भेजे ताकि मैं उनसे उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट जैसे मुख्य जीवों को भारी कीमत देकर खरीद सकूं। इन सब कामों को निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। मैंने बाहर ही थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर और ड्रॉपर जैसे सभी जरूरी उपकरण उधार ले आया ताकि घर जाकर आसानी से काई में से वाटर बियर को अलग और इकट्ठा कर सकूं। कीड़े, इंटरनेट पर दिए गए ट्यूटोरियल के अनुसार मैंने काई मॉस को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया, फिर उसका पानी निचोड़कर एक स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद पुनर्जन्म की वजह से मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पहली ही बार में मुझे 0.1 मिलीमीटर आकार का एक वाटर बियर टार्डिग्रेड मिल गया। यह कीड़ा इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है और ऐसे सैकड़ों कीड़े इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा समय और मेहनत चाहिए थी। आधे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बियर मिले। मुझे लगा कि शायद काई को पर्याप्त समय तक नहीं भिगोया गया था, इसलिए ज्यादातर वाटर बियर अभी तक काई से अलग नहीं हो पाए थे। खैर, जब तक तरीका काम कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए अपना सारा समय सिर्फ वाटर बियर इकट्ठा करने में बर्बाद करना ठीक नहीं था। इसी बीच मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कीड़ों के पालन पोषण का काम करने वाले और चींटियों के वीडियो से लाखों फॉलोअर्स बनाने वाले ब्लॉगर जो जिमिंग ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले पाले हुए सैलमेंडर को देखा। वह अभी भी पूरी तरह जीवित और फुर्तीला था, इसलिए उसे अभी मारकर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं तय समय पर जो जिमिंग के पर्सनल ब्रीडिंग बेस पालन केंद्र पहुंच गया। बेस के कांच के टैंक तरह तरह के दुर्लभ कीड़ों से भरे पड़े थे और एक कोने में वही बुलेट एंट्स रखी थी जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। जो जिमिंग इन बुलेट एंट्स को बहुत संभाल कर रखता था, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वह उन्हें स्पेसिमेन, कीट नमूना बनाकर सुरक्षित रखता था। मैंने सीधे उससे 50 जिंदा बुलेट एंट्स और साथ में कुछ मरी हुई चींटियां भी मांगी और बिना कोई बहस किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो जिमिंग मन ही मन पछता रहा था कि उसने बहुत कम कीमत मांग ली थी और साथ ही वह इस बात से भी हैरान था कि मुझे मरे हुए कीड़े क्यों चाहिए। तभी बेस में घूमते हुए लोहे के टुकड़ों जैसे दिखने वाले 2 भृंगों बीटल्स ने मेरा ध्यान खींचा। जो जिमिंग ने बताया कि यह आयरन क्लैड बीटल है, जिसे प्रकृति का सबसे कठोर आवरण कवच वाला कीड़ा कहा जाता है। यह अपने वजन से लगभग 40,000 गुना अधिक दबाव झेल सकता है। अगर इसे इंसानी आकार में बदल दिया जाए तो इसकी शारीरिक सुरक्षा प्रकृति में सबसे मजबूत कवच साबित होगी। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये तो वही आयरन क्लैड बीस्ट, बख्तरबंद राक्षस का असली रूप था जिसने पिछले जन्म में तबाही के समय सबको तहस नहस कर दिया था। मैंने तुरंत आयरन क्लैड बीटल को अपनी जरूरी लिस्ट में शामिल कर लिया। जो जिमिंग ने भांप लिया कि मैं इसे हर हाल में खरीदना चाहता हूँ, इसलिए उसने तुरंत दाम बढ़ा दिए। ये दुर्लभ प्रजातियां बहुत महंगी होती हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद मैंने आखिरकार 20,000 युआन में 2 आयरन क्लैड बीटल खरीद लिए। अब मेरी बची हुई जमा पूंजी सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा रह गई थी और मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और उल्लू भी खरीदना था। मैंने लगे हाथ जो जिमिंग से अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदने के जरिए के बारे में पूछा। किस्मत से वह एक ऐसे शख्स को जानता था जिसे दुर्लभ जलीय जीव पालने का शौक था, जिसने कुछ समय पहले ही एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वह उसे ठीक से पाल नहीं पा रहा था। अब वह ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन नहीं जीने वाली थी। जब उस विक्रेता को पता चला कि कोई इसे ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार है तो उसने सीधे 5,000 युआन मांगे, लेकिन जो जिमिंग ने अपना मुनाफा कमाने के लिए कीमत दोगुनी कर दी और मुझसे 10,000 युआन मांगे। समय तेजी से बीत रहा था, इसलिए मैंने उससे मोलभाव करने में वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत डील पक्की कर दी। जो जिमिंग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं कितना बेवकूफ हूँ जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि प्रलय आने के बाद सारा पैसा सिर्फ रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। हम जल्दी ही बेचने वाले के घर पहुंचे और टैंक में मौजूद असली ब्रीड की अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल को देखकर मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। विक्रेता ने भलाई के नाते मुझे सलाह दी कि मैं इसे जल्द से जल्द पानी में डालकर इसका ख्याल रखूं, लेकिन मैंने सीधे कह दिया कि मैंने सुना है इस ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं इसे पकाकर खाने वाला हूँ। यह सुनकर वे दोनों सन्न रह गए और मन ही मन पछताने लगे कि उन्होंने इतनी कम कीमत क्यों लगाई। चूंकि मैं प्रांतीय राजधानी शहर में ही था, इसलिए मैंने रास्ते में पेट मार्केट, पालतू जानवरों के बाजार जाकर एक कृत्रिम रूप से पाला गया कैप्टिव ब्रेड उल्लू खरीद लिया। जंगली उल्लू एक राष्ट्रीय संरक्षित जीव है जिसका व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन कृत्रिम रूप से पाले गए उल्लू में भी रात में देखने और सुनने की वही बेहतरीन क्षमता होती है जो मेरी जरूरतों के लिए काफी थी। मैंने 3,000 युआन में सबसे अच्छी नस्ल का उल्लू खरीद लिया। इस तरह मेरे परिवर्तन रूपांतरण के लिए जरूरी सभी मुख्य जीव इकट्ठा हो चुके थे। जब मैं घर लौटा तो खरीदी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल पूरी तरह मर चुकी थी। मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया और फ्रिज में फ्रीज कर दिया ताकि तबाही की पूर्व संध्या पर उसे पकाकर खा सकूं। इस पल मैं परिवर्तन के सबसे गहरे नियमों को पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया को लगता था कि तबाही के दिन शरीर के अंदर जो बिना पचा हुआ मांस रह जाता है वह सर्वनाश की ऊर्जा से प्रभावित होकर इंसान को उस जानवर की शक्तियां दे देता है, लेकिन यह सिर्फ एक सतही भ्रम था। असली सच्चाई को आज तक कोई गहराई से नहीं समझ पाया था। इसके बाद मैंने कुछ समय के लिए वाटर बियर इकट्ठा करने का काम रोक दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तबाही के दिन मेरे पेट में किसी अन्य मांस का कोई अंश न रहे, मैंने लगातार 2 दिनों तक केवल शाकाहारी भोजन खाकर अपना पेट साफ किया। इस समय मेरे पास केवल 6,000 युआन बचे थे, जिन्हें मैंने कस्बे की एक लोहार की दुकान से हथियार खरीदने में खर्च कर दिया। साधारण चाकू और तलवारें सर्वनाश के बाद होने वाली भीषण लड़ाइयों को नहीं झेल
सकती थी। मेरी आने वाली अकल्पनीय ताकत और बिजली की शक्तियों के लिए एक भारी कुल्हाड़ी या हथौड़ा ही शुरुआती दौर का सबसे बेहतरीन विकल्प था। मैंने कस्बे की सभी कृषि उपकरणों की दुकानें छान मारी और आखिरकार मुझे 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला एक बड़ा हथौड़ा मिला, जो शुरुआती दौर के म्यूटेंट जानवरों और अराजकता से निपटने के लिए काफी था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, हाई कैलोरी चॉकलेट और एक मैकेनिकल चाबी वाली जेब घड़ी खरीदी। सर्वनाश के बाद बिजली पूरी तरह गुल हो जाने वाली थी, जिससे दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो जाता। ऐसे में केवल एक मैकेनिकल घड़ी ही सटीक समय बता सकती थी। घर वापस आकर मैंने पहले से मारे गए वाटर बियर को एयर टाइट पैक करके सुरक्षित रख लिया। सामान्य चींटियों को भूनकर और पीसकर मैंने एंट चॉकलेट बीन्स बना ली, ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। इसके अलावा मैंने 5 बिल्ली, 2.5 किलो मगरमच्छ के मांस के कोफ्ते बनाए और उन्हें अपने पुराने स्कूल के क्लास टीचर को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने पिछले जन्म में मेरी बहुत मदद की थी। मैंने खरीदे गए सभी सामानों की एक आखिरी बार गिनती की। कृत्रिम उल्लू, मरी हुई अमेरिकन ईल, 50 जिंदा बुलेट एंट्स और कुछ मृत चींटियां, 2 आयरन क्लाड बीटल, जीवित सैलमेंडर, एयर टाइट पैक किए गए वाटर बियर और साफ किया हुआ मगरमच्छ का मांस, सब कुछ अपनी जगह पर था। फ्रिज और स्टोर रूम में सजे हुए इन अजेय हथियारों और विकल्पों को देखकर मेरा दिल चट्टान की तरह अडिग हो गया। पिछले जन्म में मैं एक साधारण और लाचार इंसान था, जिसे कोई भी कुचल सकता था, लेकिन इस जन्म में मेरे पास दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली जीवों की क्षमताएं हैं और मेरा इस सर्वनाश की दुनिया में राज्य करना तय है। मैंने अपने खोजे हुए नियमों के अनुसार एक एक करके चीजों को खाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने विशेष रूप से तैयार की गई बुलेट एंड चॉकलेट बीन्स निकली। जैसे ही वह गर्म मिश्रण मेरे पेट में गया, एक तेज तपिश मेरी रगों और पूरे शरीर में फैल गई। हजारों किलो वजन उठाने की अकल्पनीय ताकत और जानलेवा जहरीले डंक की मूल शक्ति चुपचाप मेरे शरीर में समाने लगी। इसके तुरंत बाद मैंने साफ किए हुए आयरन क्लाड बीटल के शरीर को निगल लिया। उसका बाहरी कवच बहुत सख्त और सूखा था, उसे चबाना और निगलना बेहद मुश्किल था। मैंने उल्टी आने जैसी अजीब सी बेचैनी को जबरदस्ती रोका और दांत भींचकर उस पूरे हिस्से को पेट के अंदर उतार लिया। उसी पल मेरे पूरे शरीर की त्वचा और मांसपेशियां अचानक कस गईं और मेरे शरीर के ऊपर एक अदृश्य भारी कवच सा छा गया। अत्यधिक भारी दबाव का मुकाबला करने वाली भौतिक सुरक्षा, फिजिकल डिफेंस की मूल शक्ति ने धीरे धीरे मेरे शरीर में अपनी जड़ें जमा ली। इसके बाद मैंने मगरमच्छ के सख्त मांस के कोफ्ते खाए, जिससे एक क्रूर और बेलगाम जंगली जानवर की ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा सुरक्षा कवच पत्थर की तरह कड़ा और मजबूत हो गया। जबड़े की अकल्पनीय पकड़ और आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को चीरने की जंगली प्रवृत्ति मेरे भीतर पूरी तरह समा गई। आखिर में मैंने एक एक करके उल्लू का मांस और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का मांस भी खा लिया। इस तरह मैंने पहले से सोची हुई सभी शीर्ष स्तर की परिवर्तन शक्तियों, म्यूटेंट सोर्सेज को अपने पेट में सुरक्षित कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं बेहद सतर्क रहा और मैंने दूसरे किसी भी तरह के मांस का एक कतरा भी मुंह में नहीं जाने दिया, ताकि मेरा पेट पूरी तरह साफ और शुद्ध रहे। खाना खत्म करने के बाद मैंने अच्छी तरह कुल्ला किया और फिर कुछ भी नहीं खाया। अब मैं चुपचाप पूरी दुनिया में आने वाली जीवों के परिवर्तन की इस महातबाही का इंतजार करने लगा। शाम के समय अचानक आसमान में गहरा अंधेरा छा गया। पूरा ब्रह्मांड एक अजीब और रहस्यमयी गहरे बैंगनी रंग के बादलों से घिर गया। हवा इतनी भारी और स्थिर हो गई कि घबराहट के मारे सीना फटने लगा, लेकिन सड़कों पर अभी भी लोगों की चहल पहल थी। राहगीर हंसते खेलते घूम रहे थे। नाइट मार्केट, रात के बाजारों में रौनक थी और अनगिनत लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कयामत आने वाली है। वे अभी भी कबाब खा रहे थे, बारबेक्यू का मजा ले रहे थे और मीठी चीजें छक रहे थे। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त वे जो कुछ भी खा रहे हैं, वही इस सर्वनाश की दुनिया में उनकी पूरी जिंदगी की ताकत और औकात की सीमा तय कर देगा। आधी रात के ठीक 12 बजे धड़ाम, एक अजीब, बिना किसी गूंज वाली अदृश्य और भयानक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। कोई कान फाड़ने वाली आवाज नहीं थी, लेकिन वह आवाज हर इंसान की रूह के अंदर तक झकझोर कर फट गई। सर्वनाश की विनाशकारी ऊर्जा आसमान से बरसने लगी और पूरी दुनिया का रूपांतरण, बदलाव आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। एक अदृश्य कंपन ने धरती और आसमान को चीर दिया। वह गहरा बैंगनी आसमान अचानक भारी दबाव के साथ नीचे की ओर झुक आया। सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगीं और तड़तड़ाने की आवाज के साथ एक एक करके उनके सारे बल्ब फूट गए। पलक झपकते ही वह शोर शराबे से भरा चमकता हुआ नाइट मार्केट असीमित और खौफनाक अंधेरे में डूब गया। अब गलियों में सिर्फ वही रहस्यमयी बैंगनी धुंध फैली हुई थी। सर्वनाश की बर्फीली हवा हर एक कोने को अपनी चपेट में ले रही थी। यह सन्नाटा मुश्किल से आधा सेकंड ही रहा होगा कि तभी कुछ ही दूरी पर बड़े चाव से भुने हुए मटन, भेड़ का मांस के कबाब खा रहा एक तगड़ा आदमी अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसकी त्वचा और हड्डियां पागलों की तरह बढ़ने और अपनी जगह से खिसकने लगीं। उसके पेट को चीरकर घने काले भूरे रंग के बाल बाहर निकल आए और देखते ही देखते वह एक खूंखार काले भूरे भेड़िए, म्यूटेंट बीस्ट में बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके भीतर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और एक हिंसक जंगली जानवर की क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसके ठीक बगल में खड़ी लड़की का बदलाव बिल्कुल अलग था। वह बिना किसी आवाज के हुआ, लेकिन बेहद अजीब था। उसका शरीर आंखों के सामने ही नरम पड़ने लगा और उसके चारों ओर पानी की हल्की नीली चमक तैरने लगी। पल भर में वह पूरी तरह से एक पारदर्शी और खूबसूरत जल तत्व वाले जीव, वाटर स्पिरिट में बदल गई। पूरी गली में डर की लहर किसी सैलाब की तरह फैल गई। तरह तरह के जानवरों में बदलने का यह खौफनाक मंजर आंखों के सामने एक एक करके शुरू हो चुका था। हर किसी का अंजाम प्रलय से ठीक पहले खाए गए उसके आखिरी भोजन से पहले ही तय हो चुका था। सड़क किनारे बनी बीफ सूप, गोमांस के सूप की दुकान के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी अपनी कटोरी रखकर उठा था, अचानक उसकी पीठ ऊपर की ओर कुबड़ की तरह निकल आई। उसका शरीर तेजी से सख्त होकर फूलने लगा और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पागलों की तरह बढ़ने लगीं। उसने अपनी पूरी इंसानियत खो दी थी। उसकी ताकत बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी अकल्पनीय ताकत से एक पूरी बस हवा में उड़ती हुई पलट गई और सड़क किनारे की दुकानों में जा घुसी। ईंट पिट्टे बिखर गए, लोहे के एंगल्स मुड़ गए और पल भर में चारों तरफ धूल का गुब्बार
अंधकार छा गया। दूसरी तरफ फ्राइड फ्रॉग, तले हुए मेंढक की दुकान के पीछे वाली गली में एक आदमी लगातार जमीन पर घुटनों के बल बैठा तड़प रहा था। उसकी त्वचा तेजी से गीली, फिसलन भरी और चितकबरी होने लगी। उसका पूरा चेहरा एक बदसूरत टॉड, मेंढक प्रजाति का जीव जैसा हो गया। उसने अपनी कई मीटर लंबी जीभ अचानक बाहर निकाली और पलक झपकते ही भाग रहे राहगीरों को उसमें लपेट लिया और एक ही झटके में उन्हें खींचकर अपने पेट के अंदर निगल गया। उसकी पीठ पर बने अनगिनत घने छाले भयानक तरीके से फूट पड़े और बदबूदार तेजाब जैसा एसिड जमीन पर बिखर गया। जमीन से सर्र सर्र की आवाज के साथ धुआं निकलने लगा और वह तेजी से पिघलकर गलने लगी। इस पल जंगल का सबसे पुराना और सबसे क्रूर नियम, जिसकी लाठी उसकी भैंस ताकतवर ही जिएगा, पूरी तरह से लागू हो चुका था। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा नीचे मचे इस हाहाकार को ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी ठीक बगल वाली इमारत से गुस्से से भरी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। 1-2 मीटर से भी ज्यादा लंबा काला भेड़िया राक्षस सीढ़ियों को तोड़कर बाहर निकला और उसने अपने एक ही पंजे से लोहे की सुरक्षा ग्रिल को चकनाचूर कर दिया। जमीन पर उतरने के बाद उस भेड़िए की नजर भागते हुए लोगों पर पड़ी और उसने तुरंत एक अकेली रह गई लड़की को अपना निशाना बना लिया। वह सीधे उसकी तरफ लपका। वह लड़की डर के मारे इतनी कांप रही थी कि उसके पैर जाम हो गए और वह भाग भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल उस भेड़िए का निवाला बन जाएगी। आसपास के लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने में लगे थे। किसी में भी आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में एक ठंडक तैर गई। हालांकि मैं शुरुआत में ही सबके सामने अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहता था और किसी को मरते हुए छोड़ देना इस सर्वनाश के नियमों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस तरह किसी कमजोर पर बिना वजह जुल्म होते देखना मुझे बर्दाश्त नहीं था। वैसे भी इस बहाने मुझे अपनी इन ढेर सारी शक्तियों, गॉड टियर टैलेंट्स की असली ताकत को परखने का अच्छा मौका मिल गया था। ये सोचते ही मैं मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला भारी हथौड़ा अपने हाथ में थाम लिया। मेरा शरीर हरकत में आया। मैंने अपनी नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता को पूरी तरह चालू कर दिया। अब यह काली रात मेरे लिए बिल्कुल दिन के उजाले जैसी साफ थी। मेरे कानों में हवा की सरसराहट और उस राक्षस के दिल की धड़कन भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए, मेरा शरीर एक झटके में बिल्डिंग से बाहर आ गया। मेरी रफ्तार आम परिवर्तित लोगों, म्यूटेंटर्स से कहीं ज्यादा थी। इस समय वह काला भेड़िया राक्षस उस लड़की पर झपट ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और अपनी खून जैसी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए एक गहरी और डरावनी दहाड़ मारी। मैंने एक हाथ से उस भारी हथौड़े को पकड़ रखा था और मेरे पूरे शरीर के चारों ओर बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां, करंट तैर रही थीं। लोहे के कवच जैसी सुरक्षा अदृश्य रूप से मेरे पूरे शरीर को ढक चुकी थी। मैंने ऊपर से नीचे की ओर उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। वह काला भेड़िया राक्षस मेरे शरीर से निकलने वाले उस अनजाने और भारी दबाव से एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसकी दरिंदगी फिर जाग उठी। उसने अपने चारों पंजों से जमीन को धक्का दिया और एक बदबूदार हवा के झोंके के साथ सीधे मुझ पर झपट पड़ा। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपने शरीर के भीतर मौजूद बुलेट एंड की अकल्पनीय ताकत को पूरी तरह चालू कर दिया। मेरी बाहों की मांसपेशियां अचानक थोड़ी और फूल गईं। मैंने हथौड़े को घुमाया और पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया। क्लिक! एक किले का दरवाजा टूटने जैसी भयानक आवाज आई। वह काला भेड़िया राक्षस मेरे हथौड़े के एक ही वार से कई मीटर दूर जाकर गिरा और सीधे एक दीवार से टकराया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं और वह दर्द के मारे लगातार कराह रहा था। उसने बेहद हैरानी से अपना सिर उठाकर मुझे देखा। हालांकि मेरा शरीर देखने में बिल्कुल सामान्य इंसानी आकार का था, लेकिन मेरी ताकत, सुरक्षा और रुतबा उससे कई गुना ज्यादा और बेहतर था। आसपास के जो राहगीर पहले जान बचाकर भाग रहे थे, वे सब भी अपनी जगह पर जैसे जम गए और पूरी तरह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। हथौड़े के एक ही वार से उस काले भेड़िए को अधमरा करने के बाद वह भेड़िया किसी तरह रेंगते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके पूरे शरीर के बाल धूल से सन चुके थे और टूटी हुई हड्डियों से असहनीय दर्द उठ रहा था। उसकी आंखों में छाई उस जंगली क्रूरता की जगह अब एक गहरा खौफ आ चुका था। इसके बाद उसने अपनी पूंछ दबाई, आधी रात में रोने जैसी एक आवाज निकाली और अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए, लंगड़ाते हुए उस अंधेरी गली की तरफ भाग गया। जिस लड़की की जान बची थी, उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। वह डर से उबरने की कोशिश करते हुए मेरे सामने आई और कांपती हुई आवाज में बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और बिना किसी भावना के रूखे स्वर में कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। इस सर्वनाश की दुनिया में तुम सिर्फ खुद के भरोसे रह सकती हो। अपना ख्याल खुद रखो। इतना कहकर मैंने उस पर और ध्यान नहीं दिया और वापस अपने घर की तरफ मुड़ने लगा। लेकिन मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी पैरों की एक बहुत तेज और घनी आहट, तेज और घनी सरसराहट की आवाज अचानक सड़क के दोनों किनारों पर बनी ग्रीन बेल्ट, पेड़ पौधों की कतार और दीवारों के पीछे के अंधेरे से आने लगी। मेरे उल्टी जैसी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता, उल्लू के सुपर हियरिंग टैलेंट ने तुरंत इस खतरे को भांप लिया। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगले ही पल नाखूनों के आकार की अनगिनत काली चींटियां बड़ी संख्या में हर तरफ से रेंगती हुई बाहर निकली और सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह बढ़ने लगी। वे जिस जगह से भी गुजर रही थीं, वहां जमीन पर मौजूद जंगली घास तक को पूरी तरह चट कर जा रही थी। यह म्यूटेंट परिवर्तित चींटियों का झुंड था। सर्वनाश की ऊर्जा ने सिर्फ इंसानों और राहगीरों को ही नहीं बदला था, बल्कि जानवरों को भी म्यूटेंट बना दिया था। पल भर में ही आसपास के लोग चींटियों के इस सैलाब से घिर गए और एक के बाद एक दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वह लड़की डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गई। वह कसकर मेरी पीठ के पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, इतनी सारी चींटियां, अब क्या करें? क्या हम सब यहीं मारे जाएंगे? मेरी नजरें ठंडी और तीखी हो गईं। मेरे पूरे शरीर के चारों ओर अचानक नीली बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां तैरने लगीं। अच्छा ही हुआ इन म्यूटेंट चींटियों के झुंड पर ही आज अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की हाई वोल्टेज बिजली की शक्ति का दम देख लिया जाए कि इसमें कितना दम है। मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। मैंने मन ही मन अपनी शक्ति को याद किया और मेरे शरीर के भीतर मौजूद 800 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट एक ही झटके में ब्लास्ट हो गया। वह करंट मेरे दोनों पैरों से होता हुआ सीधे जमीन के अंदर दौड़ गया। सर्र सर्र की आवाज के साथ
साथ करंट फैलने लगा। मुझे केंद्र बनाकर वह नीली बिजली चारों तरफ तेजी से फैल गई। जैसे ही आगे बढ़ती हुई म्यूटेंट चींटियां उस करंट के संपर्क में आईं, वे जलकर कोयला हो गईं और कतार की कतार ढेर होने लगी। हवा में किसी चीज के जलने की तेज बदबू फैल गई, लेकिन चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आगे वाली जैसे ही जलकर मरती, पीछे वाली उनके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ जाती। उनके पीछे हटने का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक निश्चित दायरे में बिजली का हमला करने की रफ्तार काफी धीमी थी। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। मैंने बुलेट एंट के जहरीले टैलेंट जहर की शक्ति को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। मेरी उंगलियों के पोरों पर हल्के बैंगनी रंग के जहर की चमक दिखाई देने लगी। इस जहर और शरीर के चारों ओर तैरते करंट के तालमेल का यह असर हुआ कि जो भी चींटी मेरे 3 मीटर के दायरे में आती, वह या तो हाई वोल्टेज करंट से भस्म हो जाती या फिर उस खतरनाक जहर से तड़पकर तुरंत दम तोड़ देती। इसी के साथ मैंने आयरन क्लैड बीटल और मगरमच्छ की दोहरी सुरक्षा डिफेंस कवच को पूरी ताकत से चालू कर दिया। अब अगर कोई इक्का दुक्का चींटी रेंगती हुई मेरे शरीर पर चढ़ भी जाती तो वह मेरे शरीर को काट नहीं सकती थी। लोहे के कवच जैसी मजबूत इस काया पर वे एक खरोंच तक नहीं मार सकती थी। ऊपर से वाटर बियर, टार्डिग्रेड की कभी न मरने वाली अमर बॉडी और सैलमेंडर की तुरंत ठीक होने वाली रीजेनरेशन क्षमता के कारण मैं पूरी तरह से बेफिक्र था। अगर मुझे गलती से कोई चोट लग भी जाती तो वह पलक झपकते ही खुद ब खुद ठीक हो जाती। महज कुछ ही मिनटों के भीतर मेरे पैरों के पास चींटियों की लाशों का एक बहुत ऊंचा और मोटा ढेर लग गया, जिसने बाकी चींटियों के लिए एक दीवार का काम किया। मेरे पीछे छिपी वह लड़की यह देख रही थी कि कैसे मैंने इतनी आसानी से चींटियों के उस खौफनाक सैलाब को रोक दिया था। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी हैरानी और सम्मान की भावना साफ दिख रही थी। सामने खड़े इस चींटियों के खतरे से निपटने के बाद मैं अभी उस लड़की से खुद चले जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी दूर से एक कान फाड़ देने वाली जंगली दहाड़ सुनाई दी। एक लगभग 3 मीटर लंबा विशाल म्यूटेंट कुत्ता, जंगली कुत्ता जिसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, सब कुछ तहस नहस करता हुआ पागलों की तरह इसी तरफ दौड़ा आ रहा था। उसके पीछे लाठी डंडे और धारदार हथियार लिए करीब दर्जन भर इंसान दौड़ रहे थे। उन सभी की आंखों में क्रूरता भरी थी। साफ था कि ये तबाही के बाद एक साथ गैंग बनाकर रहने वाले म्यूटेंटर्स परिवर्तित इंसान थे, जो इस बड़े जंगली कुत्ते का शिकार करके उसके रिसोर्स, संसाधन और मांस हथियाना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल पागलों की तरह बाजी पलट गई। उस विशाल जंगली कुत्ते ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और एक ही पंजे से सबसे आगे दौड़ रहे आदमी को जमीन पर पटक दिया। उसने पलक झपकते ही उसका गला अपने दांतों से चबा डाला, जिससे चारों तरफ खून का फव्वारा छूट गया। यह देखकर बाकी लोगों के होश उड़ गए और उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। वे सब अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। उस आदमी को मारने के बाद उस विशाल जंगली कुत्ते की नजर सड़क पर पड़ी और उसने तुरंत मुझे अपना निशाना बना लिया। शायद उसे मेरे शरीर से निकलने वाली किसी खास और ताकतवर ऊर्जा का एहसास हो गया था। उसने मुझे अपना नया शिकार मान लिया और एक भयानक दहाड़ मारकर मेरी तरफ पूरी रफ्तार से लपका। उसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। मेरी आंखें झुक गईं। मैं खुद आगे बढ़कर किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुसीबतें खुद मेरा रास्ता रोक रही थीं। अब जब यह खुद चलकर मौत के मुंह में आ ही गया है तो क्यों न इस ऊंचे स्तर हाई ग्रेड के म्यूटेंट कुत्ते पर अपनी सारी शक्तियों के तालमेल की असली ताकत को आजमा लिया जाए। यह सोचते ही मैंने एक हाथ से उस 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाले भारी हथौड़े को कसकर पकड़ लिया। बुलेट एंट की अकल्पनीय और असीमित ताकत मेरे भीतर पूरी तरह जाग उठी। मेरी बाहें थोड़ी ऊपर उठी और मेरे पूरे शरीर पर बिजली के झटके तेजी से लिपटने लगे। मैं अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहकर चुपचाप उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। आसपास बचे हुए राहगीरों ने अपनी सांसें रोक लीं और दूर से इस खौफनाक मंजर को देखने लगे। वह विशाल जंगली कुत्ता पल भर में बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने अपना डरावना और बड़ा सा मुंह खोला और एक तेज बदबूदार हवा के झोंके के साथ सीधे मेरी गर्दन की तरफ झपटा।